विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे रेडज़ल की और तकनीकी खामी के कारण हमारी जो बात है, हमारा जो ज़िक्र है वो कहीं बाधित हो गया था। हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि यहीं पर जब रेडज़ल ने एनवायरनमेंट मैन रिस्पॉन्स अप्रोच की बात की, एनवायरनमेंट डोमिनेटेड मैन रिस्पॉन्स की बात की कि एनवायरनमेंट डोमिनेट करता है पर मैन का रिस्पॉन्स क्या होता है, मनुष्य की प्रतिक्रिया उस प्रभावी पर्यावरण के संदर्भ में कैसी होती है और किस प्रकार का सांस्कृतिक भूदृश्य निर्मित होता है, इसकी बात जब रेडज़ल ने की तो यहाँ इनका कोरोलॉजिकल अप्रोच मिलता है, यहाँ पर इनका रीजनल अप्रोच नजर आता है क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न पर्यावरण मिलता है। रीजनल अप्रोच इसलिए मिलता है कि किसी प्रदेश में ऐसा नहीं कि सर्वत्र समस्त पृथ्वी को एक यूनिट मानकर जब हम अध्ययन करेंगे तो सर्वत्र समान पर्यावरण मिलेगा। प्रदेशों में अंतर के साथ पर्यावरणीय दशाओं में अंतर मिलता है, इसीलिए यहाँ पर इनका अप्रोच थोड़ा सा रीजनल मिलता है। तो ये यहाँ पर इनके अप्रोच को हम रीजनल कह सकते हैं, जिसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया करके मनुष्य अलग अलग प्रकार का सांस्कृतिक पर्यावरण डेवलप करता है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं रेडज़ल के अध्ययन पे तो हमें नजर आता है कि ओवरऑल इनका डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच था। जब ये तो सच है कि जहाँ से जब हमने इनको पढ़ना शुरू किया है तब से लेकर अब तक जो हमने बात की है उसमें ये नज़र आ रहा है कि इन्होंने भूगोल की प्रमुख विषय वस्तु मैन नेचर रिलेशनशिप मानी है। मनुष्य और पर्यावरण के मध्य क्या अंतर संबंध है और उस अंतर संबंध के द्वारा मनुष्य किस प्रकार की जीवन शैली डेवलप करता है, इसकी बात इन्होंने मुख्यतः कही है। और जब भी मैन नेचर रिलेशनशिप की बात होती है तो निश्चित रूप से हमारे सामने ये डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म की तस्वीर सामने आती है। पॉसिबिलिज्म तो और बाद में आया था। रेडज़ल बहुत मुखर नियतिवादी थे। बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे भूगोलवेत्ता हुए जो इस विषय पर मौन रह गए हैं। बहुत ज़्यादा मुखरता से उन्होंने किसी एक पक्ष की वकालत नहीं की है, लेकिन रेडज़ल बहुत मुखर नियतिवादी थे। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच था इनका। ये मानते थे कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञ है, पृथ्वी स्वामी है और प्रकृति स्वामी है और प्रकृति या पर्यावरण को फॉलो करते हुए ही मनुष्य अपने सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण कर सकता है। इसीलिए एनवायरनमेंट डोमिनेटेड मैन रिस्पॉन्स की बात इन्होंने कही। एनवायरनमेंट डोमिनेट करता है, मैन उस पर रिस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया करता है और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके अपनी जीवन शैली को डेवलप करता है। तो बहुत प्रमुख या मुखर डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच इनका रहा है। मतलब एलन सैम्पल चर्चिल जो रही हैं, एलन चर्चिल सैम्पल जो रही हैं अमेरिकन जोग्राफर, जो एक तरह से सबसे बड़ी नियतिवादी मानी जाती हैं भौगोलिक जगत में, वो इनकी शिष्या थी। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका कितना महत्वपूर्ण या इनका कितना जोर रहा होगा डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पर, प्रकृति की के अधिकार पर और पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठता पर। फिर अगली बात जो इनके, जैसे कि हमने पहले कहा कि डार्विन की थ्योरी से ये प्रभावित थे, तो डार्विन की संकल्पना को इन्होंने मानव समुदायों पर लागू किया, लैंडस्केप पे भी कम लागू किया क्योंकि इनकी स्टडी मूलतः ह्यूमन ज्योग्राफी पर मिलती है। तो मानव समुदायों पर लागू किया और इनका ये कहना था कि किसी पर्यावरण विशेष में जीवित रहने के लिए मानव समुदायों को संघर्ष करना पड़ता है। वैसे ही जैसे डार्विन ने कहा कि पादप और जंतु जगत जो है वो किसी पर्यावरण विशेष में सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। जैसा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात डार्विन ने कही कि किसी पर्यावरण विशेष में जब सारे पादप या समस्त जंतु जगत जब संघर्ष करता है जीवित रहने के लिए, तो उनमें जो फिटेस्ट होता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो सबसे ज़्यादा सामंजस्य स्थापित कर पाता है पर्यावरण से, वो जीवित रहता है, जो नहीं कर पाता वो खत्म हो जाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो अवधारणा डार्विन ने दी, उसी को फॉलो करते हुए ये कहते हैं कि किसी पर्यावरण विशेष में कोई मानव समुदाय उस पर्यावरण के रिसोर्सेज को यूज करते हुए, उस पर्यावरण की प्रतिकूलताओं को झेलते हुए जो सर्वाइव कर पाता है, दैट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वहां पर लागू होता है। और वो सर्वाइव करने वाला मानव समुदाय उस पर्यावरण के अनुकूल एक जीवन शैली या एक सांस्कृतिक पर्यावरण डेवलप कर लेता है। इसको इन्होंने सोशल डार्विनिज्म कहा, सामाजिक डार्विनवाद कहा। तो ये यहाँ पर इनका बहुत बड़ा जो प्राकृतिक विज्ञानों के साथ जो इनका अध्ययन बढ़ा, प्राकृतिक विज्ञानों के साथ या उसके समानांतर जो इनका अध्ययन बढ़ा, वहाँ से ये जाहिर होता है कि इन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डार्विनिज्म का था और इन्होंने उसको मानव समुदायों पर, ह्यूमन ज्योग्राफी पर लागू किया। इनकी एक बुक मिलती है 1897 में प्रकाशित, पॉलिटिकल ज्योग्राफी।
राजनीतिक विज्ञान पर भी इन्होंने बात की, क्योंकि जब इन्होंने मानव भूगोल की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट किया तो मानव समुदायों के डेवलपमेंट के साथ इन्होंने ये भी पाया कि विभिन्न क्षेत्रों में मानव ने जो अपनी जीवन शैली विकसित की है, जो अपना सांस्कृतिक भूदृश्य निर्मित किया है, उस सांस्कृतिक भूदृश्य में उसकी राजनीतिक इकाइयां भी शामिल हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण भी मनुष्य करने लगा है सभ्यता के विकास के साथ। तो वो राजनीतिक और जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनको भी इन्होंने पर्यावरण का प्रभाव बताया, या ये कहना चाहिए कि इन्होंने ये बताया कि पर्यावरण के साथ अनुकूलता स्थापित किए बिना ये संभव नहीं है कि वो राजनीतिक इकाइयां स्थापित करके एक मानव अपना एक सांस्कृतिक भूदृश्य निर्मित कर सके। तो इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने स्टेट को, राज्य, जब हम बात करते हैं कोई भी राज्य जहां स्थापित होता है, उसको इन्होंने जैविक तत्व से कंपेयर किया। जैसे जीव का विकास होता है वैसे ही राज्य का विकास होता है। और यहाँ पे इन्होंने जीवित स्थान का दर्शन दिया, लिविंग स्पेस, कि स्थान जीवित होता है। स्थान से मतलब स्पेस, जगह, क्योंकि राज्य बढ़ता भी है, राज्य घटता भी है, राज्य समाप्त भी होता है। जब एक बड़ा राज्य दूसरे राज्य पर अधिकार करता है तो वो दूसरा राज्य समाप्त हो जाता है, एक राज्य विस्तृत हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने लिविंग स्पेस की अवधारणा को प्रस्तुत किया कि किसी भी जीव की भांति राज्य विकसित भी होता है, राज्य समाप्त भी होता है, राज्य छोटा भी होता है, राज्य बड़ा भी होता है। यहाँ पर ये जो लिविंग स्पेस की अवधारणा इनकी रही, इस पर भी इसको भी इनका बहुत इनोवेटिव आइडिया कहा जाता है भूगोल के क्षेत्र में, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि राज्य स्थिर नहीं होता, राज्य जीव की तरह विकसित या मृत होता है, स्टेट स्थिर नहीं होती। और यहाँ पर फिर इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की। इन्होंने कहा कि जो राज्य शक्तिशाली होता है वो उपस्थित परिस्थितियों में किसी छोटे अपने से इन्फीरियर जो राज्य है उस मानव समुदाय, इन्फीरियर राज्य, इन्फीरियर जो मानव समुदाय है उस पर अपना अधिकार कर लेता है। वो क्योंकि इतना फिट नहीं होता सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि वो संघर्ष में नहीं जीत पाता, तो वो समाप्त हो जाता है। और जो जीत पाता है वो अपना विस्तार कर लेता है, वो लिविंग स्पेस विकसित होती जाती है, डेवलप होती जाती है, एक्सपैंड होती जाती है। और श्रेष्ठ और निकृष्ट मानव प्रजातियों का संघर्ष यहीं से मुखर होता है। ये सच है कि इससे पहले जब यूनानी ज्योग्राफर्स की बात हम करते हैं या रोमन ज्योग्राफर्स की बात हम करते हैं तो वहाँ भी मिलता है कि रोमन ज्योग्राफर्स ने कहा कि रोमन्स जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है विश्व की। इसी प्रकार से यूनानियों ने कहा कि यूनानी सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, पर वो बात वहीं रह गई, वो बहुत आगे तक नहीं चली, बहुत आगे तक मुखर नहीं हुई। जब हम भौगोलिक चिंतन के आगे की बात करते हैं तो विद्वानों का, वैज्ञानिकों का और भूगोलवेत्ताओं का ध्यान दूसरे पक्षों पर आकृष्ट हो गया। पर रेड्ज़ेल ने जब यहाँ कहा कि जो सुपीरियर है वो इन्फीरियर को समाप्त कर देता है, इन्फीरियर पे अधिकार कर लेता है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर भी लागू होता है, तो यहाँ से श्रेष्ठ प्रजाति और कम श्रेष्ठ प्रजाति, सुपीरियर और इन्फीरियर प्रजातियों के मध्य का जो संघर्ष था वो समस्त विश्व में और मुखर हुआ। और बल्कि अगर हम बहुत ध्यान से अगर इसको इतिहास के तत्वों से जोड़कर देखें रेड्ज़ेल के मत को, तो ये भी सच है कि इनका ये जो दर्शन था, ये जो लिविंग स्पेस का दर्शन था और ये जो डार्विनिज्म, सोशल डार्विनिज्म का जो दर्शन था 1930 में, यही जर्मनी की जो पॉलिटिकल पॉलिसी है, जो राजनीतिक नीतियां हैं, उनका आधार बना और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना, क्योंकि जर्मन्स उस समय अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो ये बड़े जो सर्वाइवल के लिए बड़े राज्य को अधिकार है कि वो छोटे राज्यों को समाप्त कर दे, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रकृति का नियम है। इस बात को मानते हुए जब रेड्ज़ेल चलते हैं तो इन्होंने ही जर्मनी की पॉलिसी को निर्मित करने का आधार दिया, इनके दर्शन ने ही। और उसके बाद ये आगे अंततः जो समस्त विश्व की राजनीतिक उथल पुथल है उसमें इनका एक आधार मिलता है। इसके बाद इनकी जो बात मिलती है, रेड्ज़ेल का अध्ययन जो मिलता है उसमें एक तथ्य ये भी है कि भौतिक पर्यावरण का मानव समूहों पर प्रभाव पड़ता है। ये इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि मानव समाज कुछ चरणों में विकास करता है, क्योंकि इन्होंने सब मानव समाज हो, चाहे राज्य हो, समाज, राज्य, अर्थव्यवस्था, सबको इन्होंने
कुछ अवस्थाओं में डेवलप बताया, बिल्कुल जीव से उसकी तुलना की है। तो इन्होंने कहा कि कुछ अवस्थाएं, कुछ स्टेजेस होती हैं जिनमें मानव समाज विकास करता है, और मानव समाज विकास करता है इसका मतलब है कि आर्थिक विकास उसके साथ जुड़ा हुआ है। सामाजिक आर्थिक विकास के बाद एक संस्कृति या एक सभ्यता डेवलप होती है। तो इन्होंने कहा कि ये कुछ अवस्थाएं हैं जिनमें मानव समाज विकास करता है, आर्थिक विकास स्पेशली करता है, और अपना एक स्वरूप, अपना एक सांस्कृतिक भूदृश्य डेवलप करता है। ये स्टेजेस हैं। सबसे पहली है हंटिंग और फिशिंग, जहाँ शिकार करना और मछली पकड़ना जैसे बिल्कुल जो प्राइमरी एक्टिविटी जिसको आज हम कहते हैं वो मिलते हैं। उसके बाद दूसरा है हॉय कल्चर, जो हल चला के मानव श्रम से या पशु के श्रम से जो हल चलाकर खेती की जाती है, बहुत मिनिमम साधनों के द्वारा जो खेती की जाती है, जिसको हम बाद में अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो हम इसको निर्वाह कृषि के रूप में पढ़ते हैं। तो एक बात इन्होंने ये कही कि पहली स्टेज हंटिंग एंड फिशिंग है, दूसरी स्टेज हॉय कल्चर है, तीसरी स्टेज क्रॉप कल्टिवेशन, फसलों उत्पादन, वेयर लैंड इज प्लाउड, जहाँ पर जुताई होती है भूमि की, जुताई के साथ जो क्रॉपिंग होती है, जो फसलों उत्पादन होता है, तीसरी अवस्था वो मिलती है। ये तकनीकी विकास के साथ साथ ये आर्थिक और सामाजिक विकास मिल रहा है। चौथी अवस्था में मिश्रित कृषि आ जाती है। मिश्रित कृषि, जहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता है, फसलों उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी होता है। आप लोगों ने इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ी होगी, आप लोग जानते होंगे कि पशुपालन जो है वो कृषि का ही हिस्सा माना जाता है। फिर पांचवी जो अवस्था इन्होंने बताई वो बताई अनमिक्स्ड हर्डिंग, सिर्फ पशुपालन बिल्कुल व्यावसायिक दृष्टिकोण से, क्योंकि वहां पर फसलों उत्पादन के साथ पशुपालन नहीं है, सिर्फ पशुपालन है। और फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर। ये जो अवस्थाएं बताई, ये सच है कि उस समय तक बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो टर्शरी और क्वाटरनरी और उन एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं गई थी, वो तो बहुत बाद की बात है। तो इसलिए उस समय तक इनका ध्यान आगे की गतिविधियों पर नहीं गया, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कंटेक्स्ट में भी इन्होंने यहीं तक की बात की है, कृषि के ही स्वरूपों तक की बात की है। और ये इन स्टेजेस से होता हुआ कोई भी मानव समुदाय विकसित होता है, आर्थिक रूप से भी विकसित होता है, सामाजिक रूप से भी विकसित होता है और अपने एक सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है, ऐसा रटजिल का मानना था। अब उन्होंने ये भी एक बात इसमें, लेकिन ये स्टेजेस बताते हुए उन्होंने एक बात और कही कि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी समाज, मतलब जितने भी मानव समुदाय अवेलेबल हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मानव समुदाय अर्थव्यवस्था की इन सारी स्टेजेस से गुजरे। हो सकता है कि पहले स्टेज के बाद सीधा तीसरी स्टेज पर आ जाएं, हो सकता है सीधी पांचवी स्टेज पर आ जाएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसी क्रम में वो हर स्टेज से गुजरें, लेकिन ये सही है कि प्राइमरी से लेकर आगे बढ़ते हुए सेकेंडरी एक्टिविटीज़ तक जो मानव अर्थव्यवस्थाओं के विकास का जो चरणबद्ध विकास जो है वो होता है। फिर रटजिल ने एक फंडामेंटल यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात भी की। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात पहले भी हुई है। इन्होंने भी अनेकता में एक मूलभूत एकता की बात की। और ये भी सच है कि रटजिल, क्योंकि मानव को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में, रटजिल वो व्यक्ति थे जहां से फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी का द्वैतवाद शुरू हुआ। भौतिक बनाम मानव भूगोल की जो द्वैधता है उसकी शुरुआत रटजिल ने की, क्योंकि रटजिल ने मानव समुदाय को इतना प्रमुख बना दिया, प्रमुख तो बनाया कि मानव का अध्ययन जो है वो भूगोल का प्रमुख विषय वस्तु होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो डिटर्मिनिस्टिक थे। एनवायरमेंटल डोमिनेंस की बात भी उन्होंने की। तो यहीं से फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी का जो द्वैतवाद है, जो डुअलिज्म है, उसकी शुरुआत मिलती है। रटजिल का कहना यह था कि भौतिक दशाओं में मानव सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा करता है, किसी भी विषय में, किसी भी स्थान पर, कि भौतिक दशाओं में मानव सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा करता है और संपूर्ण भौगोलिक अध्ययन के लिए विविध भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का समग्र अध्ययन किया जाना जरूरी है। इनसे पहले भौतिक तत्वों पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मानव एक तत्व था, लेकिन इन्होंने ये कहा कि किसी भी क्षेत्र का या संपूर्ण पृथ्वी का अगर हम भूगोल की दृष्टि से, भूगोल के विद्यार्थी की दृष्टि से अगर हम अध्ययन करते हैं, तो भौतिक दशाओं में मानव किस तरीके से सामंजस्य स्थापित कर रहा है और किस प्रकार का सांस्कृतिक पर्यावरण डेवलप कर रहा है, तो भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के दोनों का समग्रता से अध्ययन किया जाना भूगोल की विषय वस्तु के लिए ज़रूरी है, भूगोल के अध्ययन के लिए ज़रूरी है। इसलिए इस बात को कभी भी भुलाया नहीं जाना चाहिए।
और ये सब कहते हुए भी इन्होंने ये सच है कि भौगोलिक डोमिनेंस जो एनवायरमेंटल डोमिनिज्म है उसकी बात ज़रूर की है। मिस सैम्पल तो कहती ही हैं, मिस सैम्पल ने इनके लिए लिखा है, ही ग्रीव विद हिज वर्क एंड इट्स प्रॉब्लम्स ग्रीव विद हिम। He took a mountain view of the things, kept his eyes always on the horizons and in the splendid sweep of his scientific conceptions, sometimes overlooked the details near at hand. Herein lay his greatness and his limitations. ये भी है कि उनकी कुछ लिमिटेशंस हुई। मिस सैम्पल ये कहती हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात की, लेकिन कहीं छोटे जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो उनसे कहीं छूट गए। ऐसा कई बार उनके अध्ययनों में मिलता है, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद ह्यूमन ज्योग्राफी के जो व्यवस्थित ज्ञान की शुरुआत रैट्ज़ल ने की थी, उसने भूगोल को एक नई दिशा दी। फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी का जो डुअलिज्म सामने आया, उसने भौगोलिक चिंतन को एक नई दिशा दी। और आगे के जो फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी और आगे के जो ज्योग्राफिकल स्टडीज़ मिलती हैं, उनके लिए एक आधार रैट्ज़ल के अध्ययन निश्चित रूप से प्रदान करते हैं। थैंक यू।